नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर पुनः विचार करेंगे। काफ़ी दिनों से जो है आपके लिए यूट्यूब पर किसी प्रकार का वीडियो अपलोड हम लोगों ने नहीं किया, तो आज एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से आपसे फिर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक मैं ले रहा हूँ ऐसा जिससे संबंधित प्रश्न लगभग हर प्रकार के पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर लास्ट में अपने दो चार बातें और करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है पाचक रस। विभिन्न प्रकार के पाचक रस अर्थात डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस। मानव शरीर में 5 पाचक रस देखे जाते हैं। 5 विभिन्न प्रकार के पाचक रसों को हम लोग हमारे बॉडी में पढ़ा करते हैं। क्रम के हिसाब से बात करें तो मुंह में होता है लार रस, सलाइवा। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करें तो हमारे अमाशय में होता है जठर रस। जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस। जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस, ये हमारे अमाशय में देखा जाने वाला पाचक रस होता है। और गैस्ट्रिक जूस से संबंधित एक शब्द हमारे पटवार के 2021 के पेपर में पूछा गया था, नाम था गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का संबंध किससे है तो अमाशय से। इस शब्द को पूछा गया था 2021 के हमारे पटवार के प्री पेपर के अंदर, पटवार के अंदर सॉरी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो इसके बाद में हमारे पास एक पाचक रस आता है, इसका नाम है पित्तरस। पित्तरस को हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस के नाम से अपने इसको जानते हैं। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने लायक एक प्रश्न है। इसी प्रकार से नंबर 4, मैं इससे भी संबंधित आपको एक प्रश्न बताऊंगा। नंबर 4 हमें पढ़ना है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। मूल रूप से ये 5 ऐसे पाचक रस है जिनसे संबंधित कोई न कोई प्रश्न आता ही है। और अंतिम अर्थात 5वां जो है उसका नाम है आंतरीय रस। आंतरीय रस अर्थात इंटेस्टाइनल जूस। इसे इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाना जाता है। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतरीय रस। तो इस प्रकार से पाचक रसों को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 5 प्रमुख भागों में इसको अपने डिवाइड किया करते हैं। मैं क्रम से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 जिसका नाम है लार रस। तो लार रस जो है यह लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है, अर्थात लार रस का स्त्राव किससे होता है, लार ग्रंथियों से लार रस का स्त्राव होता है। जिसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है लगभग 6 से 6.2 के करीब। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होती है तो एसिडिक प्रकृति होती है, अर्थात अम्लीय प्रकृति होती है। और जो लार जो होता है उसमें जो पाचक एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। लेकिन टाइलिन का अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के हिसाब से, अर्थात पूरे विश्व के अंदर जो एक एंजाइम कोड बना हुआ है ना, एक एंजाइम परिषद बनी हुई है जिसके माध्यम से हम किसी भी एंजाइम का नामकरण किया करते हैं। तो एक एंजाइम कमीशन के हिसाब से जो इसका नाम रखा वो है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज। उसका रूल ये है कि किसी भी एंजाइम के पीछे एज शब्द तो लगना ही चाहिए। तो टाइलिन प्राचीन नाम है। अगर हम नियमों को के अकॉर्डिंग नाम पढ़ें तो टाइलिन का नया नाम है अल्फा एमाइलेज। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो यह प्रश्न हमारे रीट लेवल 1 के एग्जाम में, रीट लेवल 1 में 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है कि अल्फा एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम किस में होता है तो लार में। अब आगे कि इसका कार्य क्या है, तो यह क्या काम करता है। यह जो स्टार्च होती है अर्थात जो मंड होती है उस स्टार्च या मंड को किस में बदलने का काम करता है, माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला जो पाचक एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन, अर्थात अल्फा एमाइलेज। तो टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा अर्थात लार रस के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम माना जाता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर कवर करना है। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर है। अगर सलाइवा और लार से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास है इससे संबंधित ही कोई बात पूछी जाएगी। ठीक है ना। नंबर 2 नंबर पे हम बात करेंगे जठर रस के बारे में, अर्थात गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो जठर रस यह जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। यानी जठर रस का स्त्राव किससे होता है तो याद रखना, जठर रस का स्त्राव होता है जठर ग्रंथियों से, है ना। और जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, अमाशय में होती हैं, स्टमक में।
तो हमारे आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों से किस पाचक रस का स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है। अब जो जठर रस होता है उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला घटक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग होती है 1 से 1.5 पीएच, है ना। इसका मतलब यह बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है और भोजन को अम्लीय माध्यम बदलता है, साथ ही निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदलता है एवं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो पहला घटक तो यह है। नंबर 2, इसमें जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है प्रोरेनिन। जो प्रोरेनिन एंजाइम है यह एक रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रोरेनिन एंजाइम निष्क्रिय एंजाइम है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का काम करता है। और रेनिन क्या कार्य करता है? तो याद रखना, रेनिन दूध का पाचन करता है। और दूध की कौन सी प्रोटीन का पाचन करता है? तो याद रखें, दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन करना यह मूल रूप से किसका मुख्य कार्य है? रेनिन का। और ऐसी प्रक्रिया जो है वो किस में देखी जाती है? एक छोटे शिशु में जो अभी दूध पीता हुआ बालक है। तो दूध पीते बालक अर्थात शिशु में दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन करने वाला प्रमुख एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। और यह रेनिन पहले क्या होता है? प्रोरेनिन अर्थात निष्क्रिय, और इसी निष्क्रिय प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह एक छोटे शिशु की बात हो रही है ना। शिशु के अंदर ऐसी व्यवस्था देखी जाती है। जबकि अगर मैं 3 नंबर बात करूं वयस्क के अंदर, तो हमारे अंदर अर्थात वयस्क में कौन सा एंजाइम देखा जाता है? तो आप याद रखें, पेप्सिन एंजाइम। ये व्यवस्था वयस्क में होती है। और पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का। और यह प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो याद रखें, यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। और यह व्यवस्था देखी जाती है एक वयस्क व्यक्ति में, अर्थात उस व्यक्ति में जिसका मुख्य भोजन जो है वो दूध नहीं होता। तो जो शिशु, छोटा बालक जो दूध मुख्य रूप से पीता है उसके अंदर रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे अर्थात वयस्कों के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। तो जठर रस के अंदर 3 कंपोनेंट है, 1 अम्ल और 2 एंजाइम। ये छोटे बच्चे के अंदर, ये बड़ों में अर्थात वयस्कों में प्रमुखता से देखा जाने वाला एंजाइम माना जाता है। 3 नंबर हम बात करेंगे पित्तरस के ऊपर। तो 3 नंबर बिंदु हमारा आ जाएगा पित्तरस। तो याद रखें, पित्तरस जो है अर्थात जो बाइल जूस होता है यह किससे स्रावित होता है? लीवर द्वारा। लीवर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित होता है। और पित्तरस से कहाँ पर स्टोर होता है? तो यह पित्ताशय में स्टोर होता है। मतलब पित्तरस को शरीर के किस भाग में स्टोर किया जाता है? तो पित्ताशय में स्टोर किया जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और इस प्रश्न को भी कांस्टेबल के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि पित्तरस को किस अंग में स्टोर किया जाता है? तो पित्ताशय में। एकदम बेसिक और इजी क्वेश्चन है ना। तो ये भी अपने को पॉइंट याद रखना है। अच्छा, साथ ही साथ हमें याद रखना है कि पित्तरस का जो पीएच वैल्यू होता है लगभग 8 के करीब होता है। अर्थात यह भोजन को किस माध्यम में बदलने का काम करता है? तो यह भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य करता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि पित्तरस जो है इसमें किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं देखा जाता। पित्तरस में किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं देखा जाता। क्योंकि पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब यह भोजन का कैसे पाचन करेगा? तो वह कौन सा पाचक रस है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो एकमात्र पाचक रस है पित्तरस। इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह काम क्या करता है? तो वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ ए फैट। और वसा के पाइसीकरण का मतलब होता है वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। अर्थात इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं है, उस वजह से यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है। और वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाइसीकरण। और पै से पाइसीकरण, और कर्ता कौन है? पित्तरस, जो कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। क्लियर है? तो 5 पाचक रसों में पित्तरस एकमात्र ऐसा रस है जिसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अपने नंबर 4 की, जिसका नाम है अग्नाशयी रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नाशयी रस है ना। अग्नाशयी रस जो है वो नाम से पता चल रहा है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एक पाचक रस है। और अग्नाशयी रस जो होता है इसे हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं।
तो अग्नाशयी रस को हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो याद रखें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशयी रस को, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एक पाचक रस होता है। और इसके अंदर, और वैसे देखें तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, क्योंकि अब जो है भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू भी लगभग 8 के करीब मानी जाती है। मेन बात यह है कि अग्नाशय रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम देखे जाते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम इसमें देखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी अग्नाशय रस में एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? तो 3। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम एमाइलेज, तीसरा एंजाइम लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। इस प्रश्न को अगर मैं बात करूं तो रीट के लेवल 2 के 2015 में भी पूछा गया था और 2021 में पूछा गया, यानी इस प्रश्न को 2 बार पूछा गया। ठीक, 2015 में तो बोनस मिला था क्योंकि ऑप्शन सही नहीं थे, और अब की बार यह था कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, और चौथा ऑप्शन था रेनिन। तो कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में नहीं होता? रेनिन, क्योंकि रेनिन किस में होता है? जठररस में होता है। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो रीट के 2015 में भी था और रिपीट हुआ 2021 के अंदर। ठीक है ना। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा या लिपिड का। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? तो अमीनो अम्ल में। सही है ना। अच्छा, स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? तो स्टार्च बदलता है किसमें? माल्टोज में। और वसा किस में बदलती है? तो याद रखें वसा बदलती है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। अर्थात वसा जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में वसा का अपघटन हो जाता है। तो अग्नाशय रस में 3 एंजाइम हैं, पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं है, जठररस में जब बच्चा होता है तो रेनिन एंजाइम होता है और बड़ों में पेप्सिन एंजाइम होता है, और लार में हमेशा टाइलिन अर्थात अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम देखा जाता है। अब आ जाइए लास्ट वाले पाचक रस पर, जिसका नाम है आंतरीय रस। आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारी आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियों से स्रावित होता है, और इस आंतरिक रस को भी हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं। यह भी पूर्ण पाचक रस है, क्योंकि इसमें भी कुल 6 प्रकार के जो हैं पाचक एंजाइम देखे जाते हैं। नंबर 1 इरेप्सिन, नंबर 2 माल्टेज, नंबर 3 सुक्रेज। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज। नंबर 4 लैक्टेज, नंबर 5 लाइपेज, और नंबर 6 लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यानी जो आंतरिक रस है उसमें 6 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, माल्टेज माल्टोज का पाचन करेगा, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करेगा, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करेगा, और लाइपेज वसा का पाचन करेगा, और लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगा। अब देखो एंजाइम का नाम भी उसके घटक के सबस्ट्रेट के आधार पर रखा गया है। जैसे इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये इस प्रकार के जो नाम आते हैं वो सभी प्रोटीन का पाचन करते हैं। माल्टेज माल्टोज का करेगा, सिंपल। सुक्रेज सुक्रोज का करेगा, बहुत सिंपल एकदम, है ना। लैक्टेज लैक्टोज का, लाइपेज लिपिड का, लिपिड यानी वसा का, लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु नष्ट करता है, सिंपल है ना। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाएगा, ठीक है, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदला जाएगा। 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो 1 माल्टोज बनता है। सुक्रेज जो होता है ना वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करेगा, और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलने का कार्य करेगा, और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करेगा। इस प्रकार से जो आंतरिक रस है वो भी संपूर्ण पाचन करता है। और वैसे देखें
तो अग्नाशय रस से भी अधिक भोजन का संपूर्ण पाचन कौन करता है? आंतरिक रस करता है। ठीक है, अगर इससे संबंधित आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। मैं आपके उस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये मैटर आपको क्लियर हुआ है तो इस मैटर को ज़रूर नोट कर लेना, ज़रूर देख लेना। मैंने टेलीग्राम में इसकी एक पिक भी डाली है, तो वो भी ज़रूर आप नोटिस कर लेना। अगर नहीं देख पाओ तो बाकी वीडियो देखें ज़रूर और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आगामी वीडियो समय पर बनाकर जो है हम लोग रूटीन के हिसाब से प्रतिदिन जो है अपलोड करते रहें और सभी विद्यार्थियों का जो है फ़ायदा पहुंचाते रहें, सभी विद्यार्थियों का फ़ायदा करते रहें, लाभ पहुंचाते रहें। तो इस प्रकार से हमने आज पाचक रस पढ़ा, लार रस, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय रस, आंतर रस। लार रस में हमने पढ़ा टाइलिन, अल्फा एमाइलेज। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन बच्चों में, और आपने देखा कि पेप्सिन बड़ों में। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम है ही नहीं, वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है, पाइसीकरण करता है। अग्नाशय रस में 3 है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, 2 बार एग्जाम में आ गया। आंतर रस, ब्रूनस ग्रंथियां जो आंत में होती है उनसे निकलता है, 6 हैं, एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और लाइसोजाइम, है ना। एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और लाइसोजाइम, इस प्रकार से टोटल 6 पाचक एंजाइम जो है हमारे आंतर रस में देखे जाते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। मैंने आपको ये टॉपिक जो है पूर्ण रूप से बता दिए हैं। अगर इससे संबंधित फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।